मेरा नाम रूपाली है। मेरी शादी हुई तो मैं अपनी ससुराल में बहुत खुश थी। शादी के शुरू के दिन बहुत खुशी भरे गुजरे थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे ससुराल में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वहाँ जैसे ही रात होती थी तो मुझे डर लगना शुरू हो जाता था। इतना डर लगता था कि मैं डर से थर थर कांपने लगती थी। और ये डर मुझे किसी और से नहीं बल्कि अपने हमसफ़र से लगता था। उस हमसफ़र से जिसके साथ मेरी शादी हुई थी। मैं उसके साथ बैठकर तसल्ली से बातचीत करना चाहती थी, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन रात होते ही वो मेरे करीब आता, मुझे एक गिलास पानी के साथ एक सफेद रंग की गोली दिया करता था और कहता था कि इसे खा लो। मैं अगर उसे खाने से इनकार करती तो उसका मूड खराब हो जाता था। मैं अपने पति के कहने के मुताबिक उस गोली को खा लेती थी और फिर अगले दिन उसी तरह निकलता था और सब कुछ रोज जैसा ही होता था। मैं अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन रात को सो जाने के बाद मैं सब कुछ भूल जाती थी। एक दिन मैंने उसकी दी हुई दवाई नहीं खाई और देखने लगी कि आखिर मेरे सोने के बाद इस घर में क्या होता है। जैसे ही रात हुई, कमरे का अंधेरा गहरा हुआ, तो अचानक मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि कमरे में तो मुझे जॉइंट फैमिली सिस्टम से बहुत नफरत थी। मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती थी। दरअसल हमारी फैमिली ऐसी थी कि हमारा बहुत बड़ा परिवार था, जिसमें मेरे पिताजी के 4 भाई, किसी के 2, किसी के 4 तो किसी के 7 बच्चे थे। मेरे दादा दादी, मेरी 3 बुआ थीं, जिसमें से एक हमारे ही घर में रहती थी। हमारा घर जितना बड़ा था उसमें उतने ही ज्यादा लोग भी रहते थे। हमारे घर में कोई प्राइवेसी नहीं थी और हमारे यहाँ शादी होने के बाद कोई भी अपना घर अलग नहीं बना सकता था। उसे उसी घर में रहना था और वहीं अपनी जिंदगी गुजर बसर करनी थी। एक एक कमरे में 15-15 लोग रहते थे और हमारे घर में अलग होने का रिवाज ही नहीं था। लेकिन एक ही साथ एक ही घर में इतने सारे लोगों का रहना कोई मामूली बात नहीं थी। हमारे घर के जितने मेंबर्स थे उतने ही प्रॉब्लम्स भी होती थी। घर की प्रॉब्लम्स कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। हर दिन किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता था। कभी किचन के कामकाज पर बहस होती थी, तो कभी बच्चों की परवरिश पर सवाल उठाए जाते थे और कभी कभी तो मामूली सी बात दिलों में बोझ बन जाती थी। इतनी सारी औरतें हमारे परिवार में शादीशुदा थी, लेकिन किसी एक की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो इतना कह सके कि मुझे अलग घर चाहिए। सबके चेहरों पर खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे दबे हुए दुख साफ महसूस होते थे। मैं जब इन सबको देखती थी तो मेरे अंदर एक अजीब सा डर जाग उठता था। मैं अपने पेरेंट्स को भी कई बार बोल चुकी थी कि हम लोगों को अलग घर में रहना चाहिए, हमारा परिवार इस बड़े खानदान से निकल जाए, लेकिन मेरी इस बात का सभी लोग विरोध करते थे। मैंने सोचा था कि ठीक है, मेरे पेरेंट्स मेरी इस बात पर राजी नहीं होते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरी शादी होगी तो मैं शादी ऐसे ही परिवार में करूंगी जहां पर मुझे जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना रखा जाए। मेरी बात सुनकर सब कहते थे कि ये लड़की जिस घर में जाएगी उस घर का क्या बनेगा। उन लोगों को लगता था जैसे मैं कोई प्रॉब्लम हूँ, जैसे मेरी ख्वाहिश कोई जुर्म हो। सब लोगों को लगता था कि घर में अगर 30-40 लोग हैं तो उन सबको एकता के साथ रहना चाहिए। मगर मुझे ऐसा लगता था कि उन 30-40 लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी प्राइवेसी सबसे ज्यादा प्यारी होती है। बस इसी बात से मेरा कहीं से रिश्ता नहीं आ रहा था। हालांकि मैं खुद को हर तरह से अच्छा समझती थी, लेकिन लोगों के दिमाग में एक ही बात बैठी हुई थी कि ये लड़की तो घर तोड़ देगी। मुझे ऐसा लगता था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम शायद किसी और समय के लिए बनाया गया था, जब हालात अलग थे। लेकिन अब हर इंसान की सोच बदल चुकी है। हर किसी को अपनी जगह चाहिए, अपनी आज़ादी चाहिए। जब मेरी कजिन्स मेरे पास बैठती थी और अपने दिल की बातें सुनाती थी, तो उनकी आवाज़ में छुपी हुई थकन और आंखों में छुपा हुआ दुख मेरे दिल को हिला देता था। वो सब हंसती जरूर थी, लेकिन उनकी हंसी में खुशी नहीं होती थी। उनकी बात सुनकर मैं रातों को जागती रहती थी और यही सोचती थी कि अगर मेरी जिंदगी भी ऐसी ही होगी तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। मेरे दिल में एक ही चाहत थी कि मेरी जिंदगी दूसरों की जैसी न हो। मैं खुद को ऐसे माहौल में कैद नहीं करना चाहती थी जहां मेरी आवाज़ की कोई अहमियत न हो। इसलिए मैं दिल ही दिल में प्रार्थना करती थी कि अगर मेरी शादी हो तो ऐसे घर में हो जहाँ या तो लोग कम हो या फिर मुझे रहने के लिए अलग घर की इजाज़त मिल जाए, क्योंकि मैं एक ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती थी जिसमें हर दिन समझौता हो
और रात खामोशी के साथ गुजरे। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी तरफ के रिश्तेदार तो मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं बताते थे, मेरे लिए बाहर से ही रिश्ते आ रहे थे। शुरू में जब लोग मुझे देखने आए थे तो उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर कम और मेरी बातों पर ज़्यादा होती थी, जैसे वो मेरे शब्दों में कोई खतरा तलाश कर रहे हों। दो चार रिश्ते देखने के बाद फाइनली एक रिश्ता आया जो पहली ही नज़र में सबको बहुत अलग लगा था। घर का माहौल बदल सकता था। मेरी माँ के चेहरे पर एक हल्की सी खामोशी थी और पिताजी की आंखों में उम्मीद साफ नजर आ रही थी। ये लोग बहुत अमीर थे। उनके अंदाज, उनकी बातों से, उनके कपड़ों से, हर चीज से जाहिर हो रहा था कि वो पाबंदियों वाले लोग नहीं है। लेकिन जब ये बात सामने आई कि ये भी जॉइंट फैमिली है, तो मेरे दिल में एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक सा गया था। तीन भाई एक ही घर में रहते थे और एक बहन थी जो शादीशुदा थी। वो दूसरे शहर में रहती थी, लेकिन हर 15 दिन के लिए अपने मायके वापस जरूर आती थी। जैसे ही मैंने ये सुना तो मेरे दिमाग में वही पुरानी सोच जिंदा हो गई थी। माँ ने मुझे एक तरफ ले जाकर समझाया था कि बेटी देखो, बहुत अमीर घर बार है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा अमीर रिश्ता बार बार नहीं मिलता, बर्दाश्त करना सीख लो। वहां जाकर अगर तुम अपना घर बनाने की कोशिश करोगी तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। वो लोग तुम्हें पसंद करके गए हैं। अगर उनका जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो क्या हुआ, वो लोग बहुत अमीर हैं और अमीर लोग तो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। माँ की बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी कंडीशन पैदा हुई थी। मैंने धीमी आवाज में कहा कि ये तो वही बात हो गई, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। लेकिन असली हैरानी तो उस समय हुई थी जब रिश्ते की बात पक्की होने के बाद मेरी सास ने ऐसी बात कही जिसने सबको खामोश कर दिया था। उन्होंने सब लोगों के सामने मेरे माता पिता से कहा था कि शादी का सारा खर्चा हम लोग खुद उठाएंगे। आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस रीति रिवाज के साथ अपनी बेटी को हमारे घर की बहू बनाकर भेज दीजिए। शुरू में हमें लगा कि शायद ये सब उन्होंने ऐसे ही कह दिया, लेकिन उनके अंदाज में कोई बनावट नहीं थी। वो हर शब्द पूरी सच्चाई के साथ कह रही थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि सारे फंक्शन आपके घर से होंगे, लेकिन खर्चा पूरा हम उठाएंगे। हर चीज़ का ध्यान हम खुद रखेंगे। आप लोगों को बस शादी की अपनी तैयारी करनी है और खुशियां मनानी है और अपनी बेटी को विदा करके हमारे हवाले कर देना है। ये बात मेरे पिता के दिल को बहुत अच्छी लगी। उनके चेहरे पर सुकून आ गया था, जैसे उनके कंधों का बड़ा बोझ उतर गया हो। अब घर में हर तरफ शादी की तैयारी और इसी रिश्ते का जिक्र होने लगा था और मेरे लिए ये बात साफ हो गई थी कि अब मेरी शादी इसी घर में होने वाली है। मेरे होने वाले पति का नाम शेखर था। जब शेखर को मैंने पहली बार फोटो में देखा था तो कुछ लम्हों के लिए मैं खुद भूल गई थी कि वो सच में इतना ज्यादा सुंदर था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी जो मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। एक खामोशी थी जो उसे दूसरों से बहुत अलग बना रही थी। मैंने हमेशा सुना था कि शादी में पति पत्नी में से एक ही ज्यादा सुंदर होता है, लेकिन मामला तो यहाँ उल्टा हो गया था। शेखर मुझसे भी ज्यादा सुंदर था। इस ख्याल ने मेरे दिल में एक हल्की सी हिचकिचाहट भी पैदा कर दी थी, लेकिन साथ ही एक अनजानी सी कंफ्यूजन भी महसूस हो रही थी। मैं सोचने लगी कि ऐसा इंसान कैसा होगा जो इतना सुंदर हो और इतना खामोश भी हो। उसकी गंभीरता, उसकी खामोशी मेरे दिमाग में कई सारे सवाल पैदा कर रही थी, लेकिन उन सवालों के जवाब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। आखिरकार मैंने हाँ कह दी थी। शायद उसकी सुंदरता, शायद उसकी गंभीरता, या शायद उसके घर की चमक धमक ने मेरे फैसले को आसान बना दिया था। और फिर देखते ही देखते शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। घर में हलचल बढ़ने लगी थी, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा एहसास लगातार जाग रहा था, जैसे कहानी अभी शुरू हुई है और आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिसका अंदाजा भी किसी को नहीं है। जैसा कि मेरी सास ने कहा था कि वो सारे फंक्शन हमारे घर से ही करना चाहते हैं और उसका सारा खर्चा भी वो खुद उठाएंगे, जबकि उनका खुद का घर काफी बड़ा था। सुना था कि उनके घर के हर कोने में रोशनी और चमक धमक थी। जिस होटल से हमारी शादी हुई थी वो भी बहुत बड़ा था। हर तरफ लोगों की आवाजें, हंसी गुल्ले और खुशियों की गूंज सुनाई दे रही थी। मेरी सास की बेटी भी आई हुई थी जो स्पेशली अपने भाई की शादी अटेंड करने पहुंची थी। मेरे दो देवर भी थे और वो भी मेरे पति की तरह बहुत सुंदर थे। सबके चेहरों पर एक अजीब सा अपनापन था, जैसे मैं उस घर का हिस्सा पहले से ही हूँ। हर रस्म पूरी की गई थी, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं रखी गई थी। हर दिन एक नई खुशी लेकर आता था। मुझे याद है,
मेरे हाथों में इतने सारे गिफ्ट्स और एनवलप्स आ चुके थे कि मेरे पर्स में जगह कम पड़ गई थी। कमरा गिफ्ट से भरा हुआ था और हर चीज़ ये बता रही थी कि उस घर ने मुझे दिल से स्वीकार कर लिया है। शादी की रात जब सारी रस्में पूरी हो गईं, तो एक और बात ने मुझे हैरान कर दिया था। जब मैं अपनी ससुराल पहुंची, तो मेरी सास और पति मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मैंने अपने पति को फेरों के टाइम देखा था, उनके चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कान नहीं थी। घर आने के बाद वो अपनी माँ से कहने लगे कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, और उसके बाद से काफ़ी देर तक वो दोनों गायब रहे। लेकिन जब थोड़ी देर बाद मेरी सास वापस आई, तो उन्होंने कहा कि आज रात दूल्हा दुल्हन के कमरे में नहीं जाएगा, क्योंकि दुल्हन थकी हुई होती है। ये सुनकर मैं कुछ लम्हों के लिए खामोश रही, क्योंकि ऐसा ख्याल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इस बात ने मेरे दिल में उनके लिए इज्जत पैदा कर दी थी। अगले दिन रिसेप्शन का आया। रिसेप्शन दूसरे होटल में हुआ। चारों तरफ मेहमान थे, बधाइयों का सिलसिला जारी था। उसी दौरान मेरी सास ने कहा कि वो अपने बेटे और बहू को शादी में एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहती हैं। उनकी ये बात सुनते ही सबकी नज़रें उनकी तरफ हो गई थी। एक लम्हे के लिए पूरा माहौल जैसे रुक सा गया था। फिर उन्होंने वो गिफ्ट दिया, और जैसे ही मुझे हकीकत का एहसास हुआ, मैं आसमान की तरफ देखने लगी कि मेरी दुआ इतनी जल्दी कैसे कबूल हो गई। उन्होंने हमें रहने के लिए एक अलग बहुत ही बड़ा बंगला दे दिया था। उसमें हर चीज़ पहले से ही मौजूद थी। वो बंगला फुल फर्निश था, नौकर चाकर मौजूद थे, गाड़ी तैयार खड़ी थी और एक पूरा अलग इंतज़ाम हमारे लिए कर दिया गया था। मैं तो हैरान थी ही, लेकिन मेरे साथ आए हुए सब लोग भी खामोश खड़े थे, जैसे किसी ने उनकी सोच को बदल कर रख दिया हो। मेरे माता पिता की आंखों में खुशी साफ नजर आ रही थी, और मेरे कजिन्स के चेहरों पर वो हैरानी थी जो शायद उन्होंने कभी महसूस ही नहीं की थी। मेरी सास ने जब सबके एक्सप्रेशन देखे, तो मुस्कुराकर कहने लगी कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, और हम ये बात समझते हैं कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारने का हक होता है। इसलिए वो अपने बेटे शेखर और बहू रूपाली को अलग घर दे रही हैं, ताकि वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। उन्होंने कहा कि हम एक हफ्ते में ज़रूर मिला करेंगे, ताकि हमारा रिश्ता कायम रहे और दिलों में मोहब्बत बढ़ती रहे। उनकी बातों में एक ऐसा सुकून था जो दिल में उतरता चला गया। मैं इस लम्हे को महसूस कर रही थी जैसे ये सब कुछ मेरे लिए ही लिखा गया हो। मेरे माता पिता भी खुश थे, और मैं खुद भी एक ऐसी खुशी में डूबी हुई थी जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। मैं सोच रही थी कि इस समाज में ऐसी मिसालें कितनी कम मिलती हैं, जहाँ लोग खुद खुशी से एक दूसरे को आज़ादी देते हैं। अक्सर तो हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं, या फिर लड़ाई झगड़ा इंसान को इस मुकाम तक ले जाता है। लेकिन यहाँ हमें ये सब कुछ बिना किसी मुश्किल के मिल गया था, जैसे किसी ने हमारी ख्वाहिशों को हकीकत बनाकर हमारे सामने रख दिया हो, और उस लम्हे लगा कि अब जिंदगी सच में आसान हो जाएगी। हमें और कुछ नहीं चाहिए था। इसके बाद फंक्शन खत्म हुआ। मेरे माता पिता मुझे वहीं छोड़कर चले गए थे। उस लम्हे दिल भारी हो रहा था, और अजीब सा सुकून भी था। मैं अपने नए कमरे में बैठी हुई थी, और आसपास की हर चीज़ नई थी, लेकिन सब कुछ बहुत संभला हुआ सा लग रहा था। अभी भी मेरे पति को मेरे कमरे में आने की इजाज़त नहीं दी गई थी, ये कहकर कि दुल्हन थकी हुई होगी। ये बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी ऐसी खुशी पैदा हो गई थी, जैसे कोई मेरे एहसास को समझ रहा हो। रात खामोशी से गुजर गई थी, और मैं अपने ख्यालों में खोई रही थी। अगले दिन मेरी नंद मेरे पास आई। उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। उसने बैठते ही मुझे बताया कि हमारे यहाँ लड़के और लड़की को शादी के फौरन बाद ही हनीमून पर भेज देते हैं। उसकी बात सुनकर मैं एक लम्हे के लिए चौंक गई थी। मैंने जल्दी से कहा कि लेकिन मैंने अभी तक आपके भाई से ठीक से बात भी नहीं की है। मैं उनके साथ इतनी दूर तक कैसे जा सकती हूँ? वो हंसने लगी। उसकी हंसी में बेफिक्री थी। उसने कहा कि इसलिए तो भेज रहे हैं, ताकि तुम दोनों एक दूसरे को समझ सको, बात कर सको और अपनी जिंदगी की सुंदर शुरुआत कर सको। उसने आगे कहा कि तुम्हें बहुत अच्छी जगह भेजा जा रहा है, तो फिक्र मत करो। मैंने हल्की आवाज में कहा कि बात फिक्र की नहीं है, बस अजीब सा लग रहा है। उसने मुस्कुराकर कहा कि इसमें अजीब क्या है, ये तो तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। सुबह का समय आया तो मैं नाश्ते की टेबल पर बैठी हुई थी। माहौल सुकूनदायक था। सब लोग नॉर्मल अंदाज में बात कर रहे थे। मेरे पति शेखर भी वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने पहली बार मेरी तरफ देखा और नरम आवाज में पूछा, तुम क्या खाओगी? उसके अंदाज में सादगी थी। फिर वो खुद ही मेरी प्लेट में नाश्ता रखने लगा।
उस लम्हे मेरे दिल में हल्की सी झिझक भी थी और एक अनजानी सी तसल्ली भी थी। उसी दौरान मेरी सास ने हमारे सामने टिकट रख दिए और सिंपल से अंदाज में कहने लगी कि अकाउंट में पैसे मौजूद हैं, तुम दोनों अब हनीमून के लिए जा सकते हो। मैंने एक लम्हे के लिए शेखर की तरफ देखा। वो कुछ सीरियस सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी माँ का ये तोहफा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। शेखर ने धीरे से कहा, मम्मी, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं शादी की तैयारी से बहुत थक चुका हूँ। ये सुनकर मेरी सास ने कहा कि तुम्हें आराम करने के लिए ही भेजा जा रहा है बेटा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सास के शब्दों में थोड़ा गुस्सा और झिझक है, या फिर शायद ये मेरी कोई गलत फहमी थी। उन्होंने हुक्म देते हुए अंदाज में कहा था और फिर जैसे ये बात वहीं ख़त्म हो गई थी। हमें जाने के लिए तैयार कर दिया गया था। मैं अपने दिल के अंदर एक अजीब सी कंडीशन महसूस कर रही थी। खुश भी थी क्योंकि मेरे पूरे परिवार में से कभी कोई भी लड़की हनीमून पर नहीं गई थी और मेरे साथ वो सब कुछ हो रहा था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन साथ ही एक हल्की सी घबराहट भी थी क्योंकि मैं अभी तक अपने पति से खुलकर बात तक नहीं कर पाई थी। हर चीज़ बहुत तेज़ी से हो रही थी। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल में एक अनजाना सा एहसास बार बार सर उठा रहा था, जैसे कुछ होने वाला है जो मेरी जिंदगी का रुख बदल देगा। मुझे ये तो नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन ये ज़रूर महसूस हो रहा था कि हनीमून का ये सफ़र मामूली नहीं होगा और जो कुछ वहाँ होने वाला है वो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकूंगी। क्योंकि हनीमून पर जब हम लोग गए तो हमारा 10 दिन का पैकेज था, लेकिन हम 2 दिन में ही वापस आ गए थे। शुरू में जब हम होटल पहुंचे तो हर चीज़ सुंदर थी, कमरा साफ सुथरा था, खिड़की के बाहर पहाड़ नजर आ रहे थे, हवा में ठंडक थी। लेकिन इस सारे नज़ारे में खामोशी ऐसी भी थी जो दिल पर बोझ डाल रही थी। मेरे पति शेखर मेरे साथ थे, मगर उनका व्यवहार ऐसा था जैसे वो मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं हो। पहला दिन गुजरा तो मैंने सोचा कि शायद थकान की वजह से ज़्यादा बात नहीं कर रहे। दूसरे दिन भी यही हाल रहा। सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक ही कुछ शब्द कहे थे, जैसे उठो, चलो चलना है, या खाने का टाइम हो गया है, या तुमने खाना खा लिया। उनके शब्दों में न गर्मी थी, न अपनापन था, न कोई दिलचस्पी थी। उन्होंने न कभी मेरा हाथ पकड़ा था, न कभी मेरी तरफ ध्यान से देखा था, न कोई ऐसी बात कही थी जो एक पति अपनी पत्नी से करता है। रात के समय में कमरे में बैठी हुई थी, उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करती रही। कभी वो खिड़की के पास खड़े होकर दूर पहाड़ों को देखने लगते, तो कभी बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाते और खामोशी से मैं उन्हें देखती रह जाती। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं इस सफ़र में अकेली हूँ, जैसे वो अपने किसी अलग ही ख्यालों में खोए हुए हों और मैं उस दुनिया का हिस्सा ही न हूँ। दूसरे दिन रात को उन्होंने अचानक कहा कि हमें वापस जाना है। उनकी आवाज़ में फैसला था, कोई सफाई नहीं थी। मैं हैरान थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे दिल में सवाल थे मगर होठ बंद हो गए थे। तीसरे दिन की सुबह तक हम वापस आ गए थे। जब हम घर पहुंचे तो सब लोग हमें देखकर चौंक गए, क्योंकि 10 दिन का सफ़र 2 दिन में ख़त्म हो चुका था। शेखर ने घर पर ये कहा कि रूपाली की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हमें वापस आना पड़ गया। उनकी माँ ये सुनकर मेरे लिए फ़िक्रमंद होने लगी। फिर जब मुझसे पूछा गया तो मैंने भी यही कह दिया था कि शायद वहाँ का हवा पानी मुझे रास नहीं आया, इसी वजह से हम लोग वापस आ गए। मैं जानती थी कि ये सच नहीं है, मगर मैं उनके झूठ में साथ देने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन मेरे दिल में वो 2 दिन लगातार घूम रहे थे। वो खामोश लम्हे, वो नज़रें जो कभी मेरी तरफ उठी ही नहीं थी, वो दूरियां जो एक ही कमरे में रहकर भी ख़त्म नहीं हुई थी। कभी वो मुझसे आगे चल पड़ते और मैं पीछे रह जाती, कभी वो एक तरफ बैठकर खामोशी से नज़ारे देखते रहते और मैं उनके पास बैठकर भी उनसे दूर महसूस करती। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद वो बहुत ज़्यादा शर्मिला है, शायद वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल के किसी कोने में एक बेचैनी लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि ऐसी खामोशी मामूली नहीं थी। आखिरकार हम अपने नए घर पहुंच गए थे, वही बंगला जो हमें गिफ्ट में मिला था। घर पहले से तैयार था, हर चीज़ अपनी जगह पर रखी हुई थी। नौकरों ने खाना भी तैयार कर रखा था। माहौल सुकूनदायक था। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। उसी रात एक एहसास ने मुझे चौंका दिया था। वैसे तो आज ही हमारी शादी की असली रात है, क्योंकि हनीमून पर भी शेखर हर रात मुंह मोड़ कर सो गए थे और आज भी मेरे दिल में वही सवाल था कि आज कुछ बदलेगा या ये खामोशी हमेशा मेरे साथ रहेगी। यहाँ आने से पहले मैंने कुछ ऐसा महसूस किया था जो शायद नॉर्मल नहीं था। मेरा पति मुझे लेकर हमेशा हमेशा के लिए
इस नए घर में शिफ्ट हो रहा था। मैंने देखा था कि उसकी माँ, जिन्होंने खुद उन्हें ये बंगला गिफ्ट किया था, वो अपने बेटे की तरफ से खुश नहीं थी, जबकि उन्होंने मुझे खुशी से आशीर्वाद दिया था। फिलहाल मैं ये पुरानी बातें सोच फिलहाल मैंने ये पुरानी बातें सोचनी बंद कर दी और कमरे में अपने पति का इंतजार करने लगी। मेरा पति एक गोली हथेली पर रखकर और पानी का ग्लास मेरे पास लेकर आया। उसके कदम धीमे थे, मगर उसके चेहरे पर वही खामोशी और सीरियसनेस थी जो पहले कुछ दिनों से मैं देख रही थी। उसने मेरे सामने हाथ बढ़ाया और कहा कि ये गोली खाओ। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे दिल में एक हल्की सी घबराहट पहले ही मौजूद थी। मैंने धीमी आवाज में पूछा कि ये किस चीज की गोली है। उन्होंने बिना मेरी आंखों में देखे कहा कि ये बस एनर्जी के लिए है, फायदा भी नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। उसके अंदाज में कोई नरमी नहीं थी, जैसे वो बस एक हुक्म दे रहा हो। मैंने फिर कहा कि लेकिन मुझे तो ना कहीं दर्द है और ना ही कमजोरी महसूस हो रही है, तो फिर मैं ये दवाई क्यों खाऊं? उसने जल्दी से जवाब दिया, जब मैं कह रहा हूं ना कि गोली खा लो तो खा लो। उसकी आवाज में इस बार हल्की सी सख्ती थी जो मेरे दिल को और बेचैन कर गई थी। मैंने तीसरी बार पूछा कि आखिर ये किस चीज की गोली है। जैसे ही मेरे शब्द पूरे हुए, उसका रिएक्शन अचानक बदल गया। वो जोर से बोला, जब मैं कह रहा हूं ना तो खा लो, बार बार सवाल क्यों पूछ रही हो? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मैं एक लम्हे के लिए डर गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरे का माहौल एकदम से बदल गया। मैंने जल्दी से गोली उसके हाथ से ली और बिना कुछ कहे पानी के साथ निगल ली थी। उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ यही ख्याल था कि कहीं वो आगे और गुस्सा न हो जाए। गोली खाने के कुछ समय के बाद ही मुझे अजीब सा महसूस होने लगा था। आंखें बोझल होने लगी, शरीर में ढीलापन आ गया, जैसे ताकत खत्म हो रही हो। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर मेरे कदम साथ नहीं दे रहे थे। कमरा धुंधला सा नजर आने लगा। मैं बिस्तर पर बैठ गई, ये शायद लेट गई थी। मुझे ठीक से याद नहीं शेखर कहाँ था, वो क्या कर रहा था, कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। आवाज भी धीमी होती जा रही थी, जैसे सब कुछ मुझसे दूर हो रहा हो। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैं कब सोई, कब मेरी आंख लगी और कब मैं दोबारा जागी। बस इतना यकीन था कि वो नींद की ही गोली थी जिसने मुझे पूरी तरह से बेखबर कर दिया था। सुबह जब मैं उठी तो कमरे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। मैंने आंखें खोलकर पहले खुद को संभाला और फिर आसपास देखा। मुझे एक लम्हे के लिए लगा कि सब कुछ नॉर्मल होगा, जैसे कल की कोई बात थी ही नहीं। लेकिन मेरे दिमाग के कोने में वो रात बार बार आ रही थी जब मेरे पति ने मुझे गोली दी थी। मैंने उठते ही खुद से सवाल किया था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मेरे दिमाग में एक ही बात बार बार आ रही थी कि शायद मैं उसे बुरी लग रही हूँ, क्या शायद मेरी मौजूदगी उसे बोझ लगती है। वो मुझसे पहले भी दूर रहता था, हनीमून पर भी मुझसे बात नहीं करता था, और अब उसने मुझे नींद की गोली देकर सुलाने की कोशिश की थी। मेरे दिल में यही ख्याल मजबूत हो रहा था कि शायद वो नहीं चाहता कि मैं उसके सामने रहूं, या फिर वो मुझे नज़रअंदाज करके अपनी ज़िंदगी आसान करना चाहता था। मैंने धीरे से पलटकर बिस्तर की तरफ देखा। मैंने नोटिस किया कि बिस्तर की चादर बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। तकिए की जगह भी बदली हुई थी, जैसे कोई और भी इस बिस्तर पर सोया हो। मेरा पति भी वहाँ मौजूद नहीं था। कमरा खामोश था, लेकिन इस खामोशी में एक अजीब सा बोझ था। जैसे ही मेरी नज़र पूरे कमरे पर पड़ी, तो मेरी हैरानी से आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने टेबल पर 2 मग रखे हुए थे, और वो दोनों मग कॉफ़ी पीने के लिए यूज़ किए गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे 2 लोगों ने यहाँ बैठकर कॉफ़ी पी है। ये सब देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ इस कमरे में मेरे और मेरे पति के अलावा भी कोई तीसरा मौजूद था। कुछ लम्हों के लिए मैं वहीं पर रुक गई थी और अपने दिमाग पर जोर देने की कोशिश करने लगी कि कहीं मैंने ही तो रात को अपने पति के साथ बैठकर कॉफ़ी नहीं पी थी। लेकिन मुझे अच्छे से याद था कि जो इंसान मुझसे बात नहीं करता, वो मेरे साथ कॉफ़ी क्या पिएगा। मुझे गहरी नींद में होने की वजह से कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कमरे में क्या हुआ, मगर फिर जल्दी से मेरे दिमाग में आया कि शेखर कहाँ है। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकली। जैसे ही मैं बाहर आई, घर का नज़ारा भी कुछ अलग था। नौकर अपने अपने कामों में बिजी थे। एक नौकर एक कोने में जाकर फ़ोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच गई थी। वो बार बार कह रहा था, बड़ी मालकिन, यहाँ भी कुछ ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। बड़ी मालकिन तो नौकर मेरी सास को बोलते थे। पीछे से फोन पर मेरी सास ने क्या कहा, उस बात को मैं ठीक से नहीं सुन पाई थी। जब नौकर ने फोन बंद कर दिया तो मैं उसके पास गई। मैंने उससे पूछा कि तुम बड़ी मालकिन से क्या बात कर रहे थे, क्या ठीक नहीं है?
उसने मेरी तरफ देखकर धीरे से कहा कि भाभी जी, हमें कुछ भी बताने की इजाज़त नहीं है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आप इस घर में रह रही हैं, बाकी वक्त के साथ-साथ सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। हम कुछ नहीं कह सकते। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर एक और डर पैदा हो गया था। मैंने दोबारा से पूछने की कोशिश की, मगर सबने एक ही बात कही कि वो कुछ नहीं बता सकते। इस घर के मामले उनके हाथ में नहीं हैं। मैं खामोश खड़ी रह गई थी। मेरे दिमाग में सवालों का एक तूफान था कि आखिर रात को यहाँ कौन आया था? शेखर कहाँ है? मैंने फैसला कर लिया था कि मैं शेखर से बात करूंगी, लेकिन जैसे ही मैंने शेखर के बारे में पूछा तो पता चला कि वो तो घर पर मौजूद ही नहीं है। सुबह होते ही कहीं चला गया। मैं उसके इंतजार में रही कि वो वापस आएगा और सब कुछ बताएगा। लेकिन शाम हुई, फिर रात हो गई, वो घर वापस नहीं आया था और मैं काफी देर तक बैठी रही और सोचने लगी कि इस घर में कुछ ऐसा जरूर है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। मेरा पति घर नहीं आ रहा था और मैं लगातार इसी बेचैनी में थी कि आखिर इस घर में क्या हो रहा है। मैंने हिम्मत करके अपनी सास को फोन किया। उनकी आवाज़ पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल और सुकूनदायक थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने फोन उठाते ही मेरे हालचाल पूछे, कैसी हो बहू, सब कुछ ठीक है? तुमने खाना खा लिया? मैंने हल्की घबराहट के साथ कहा कि जी मम्मी जी, सब ठीक है, लेकिन आज घर में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मैंने उन्हें रात की सारी बात बताई, कॉफी के 2 मग, बिस्तर का बिगड़ जाना और माहौल का अजीब होना। मेरी बात सुनकर वो बहुत सुकून से बोली, कोई बात नहीं है बेटी, ये तो नॉर्मल चीजें होती हैं। तुम बेवजह इतनी परेशान हो रही हो, तुम इतना सोचना छोड़ दो और अपने पति के साथ खुश रहो। अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। उनकी बात सुनकर मैं खामोश रह गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना हल्का क्यों ले रही हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने फोन बंद किया तो मेरे दिमाग में और ज्यादा सवाल आ गए। मैंने दोबारा सोचा कि शायद रात को कोई आया हो, मेरे पति का कोई दोस्त भी तो हो सकता है, मगर वो अपने दोस्त को ऐसे बेडरूम तक तो नहीं ला सकते। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। मेरे पति की गैर मौजूदगी में और ज्यादा उलझन पैदा कर रही थी। अगला दिन भी शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक शेखर का कुछ पता नहीं था। मैं इस घर में अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। मेरे आसपास लोग थे, आवाजें, काम हो रहा था, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ एक चीज थी और सवाल जो एक के बाद एक उठ रहे थे और कोई जवाब कहीं भी मौजूद नहीं था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह की जिंदगी में आ गई हूँ, जहाँ हर चीज नजर तो आ रही है, लेकिन हकीकत कोई बता नहीं रहा। मेरा पति शाम को घर आया। उसके आने से पहले घर में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जैसे वो सब कुछ पहले से जानता हो। उसने अंदर आते ही नौकरों को आवाज दी और कहा कि खाना लगाओ। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो खुद किसी और दुनिया में हो और घर की जिम्मेदारी सिर्फ दूसरों पर डाल दी गई हो। उसे मेरी तो कोई परवाह ही नहीं थी। घर आने के बाद उसने खामोशी से खाना खाया, न मेरी तरफ देखा, न मुझसे पूछा कि मैंने खाना खाया है या नहीं। वो मुझे ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे मैं उस घर में मौजूद ही नहीं हूँ। उसके बाद वो सीधा कमरे में चला गया। मैंने हिम्मत करके उसके पीछे जाना चाहा ताकि उससे बात कर सकूं, लेकिन उससे मेरी तरफ देखे बिना ही एक गोली मेरे सामने कर दी। मैंने जल्दी से पूछा, मैं ये क्यों खाऊं? ये गोली आखिर है किस चीज की? आप मुझे सुलाकर इस घर में क्या करते रहते हैं? हमारी शादी को लगभग 1 महीना होने वाला था। मैंने उससे कहा था कि अगर मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? आपको तो लड़कियों की कमी भी नहीं होगी, फिर क्यों लाए गरीब घर से लड़की ताकि वो चुपचाप करके कोने में बैठ जाए? मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। वो मेरी सारी बातें खामोशी से सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, जैसे वो अंदर से बिल्कुल बंद हो। उसने धीरे से कहा कि ये गोली खा लो, अगर अपनी जान प्यारी है तो। अगर तुमने ये गोली नहीं खाई तो फिर तुम बहुत पछताओगी। उसकी आवाज में इस बार सख्ती और अटल फैसला था। मैं एक लम्हे के लिए डर गई थी। मुझे लगा कि अगर मैंने इनकार कर दिया तो आज कुछ गलत हो जाएगा। इस डर से मैंने चुपके से गोली लेकर खा ली थी। मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि ये नींद की गोली है, इसे खाने से मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ ही देर बाद मुझ पर फिर से वही बेहोशी सवार होने लगी थी। शरीर भारी होने लगा था, आंखें बंद होने लगी थी और मैं धीरे धीरे नींद में चली गई थी। जब मेरी आंख खुली तो घर की हालत फिर से अलग थी। इस बार बिस्तर से अजीब से परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, जैसे कोई वुमेन परफ्यूम की स्मेल होती है। ये मेरे परफ्यूम की स्मेल तो नहीं थी। मैंने इस चीज को भी नजरअंदाज किया और जब नहाने के बाद बाथरूम से बाहर निकली तो अचानक मेरी नजर कमरे के फर्श पर पड़ी। वहां पर लंबे बाल पड़े हुए थे।
मैंने इन बालों को हाथ में देखा तो इन बालों की लंबाई काफ़ी ज़्यादा थी और ये मेरे बाल तो नहीं थे, क्योंकि मेरे बाल इतने भी लंबे नहीं थे। अब मेरे दिल में जैसे किसी शक ने जन्म ले लिया था। मैं बाहर आई। मैंने नौकरों से पूछा क्या रात को घर में कोई आया था, लेकिन किसी ने भी मेरे किसी सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिया। सिर्फ एक ही बात कही कि हमें कुछ नहीं कहना, हम सिर्फ यहाँ काम करते हैं, आप खुद समझ जाएंगी। मैं बेचैनी के साथ अपनी सास के घर चली गई थी। वहां पहुंचते ही उन्होंने बड़े प्यार से मेरा स्वागत किया, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। मैंने जल्दी से कहा कि मम्मी जी, घर में मुझे कुछ अजीब अजीब सी चीजें मिल रही हैं। मैं आपसे पूछने आई हूँ कि आखिर वहाँ मेरे और शेखर के अलावा भी कोई और रहता है क्या? उन्होंने बहुत सुकून से जवाब दिया कि नहीं नहीं, वहाँ तो बस तुम ही रहती हो बेटा, और ये तुम्हारा और तुम्हारे पति का आपस का मामला है। अपने घर की बातें दूसरों से शेयर नहीं करते। मैंने कहा, आप लोग मेरे अपने हैं, कम से कम मुझे ये तो बताइए कि मेरे पति का व्यवहार मेरे साथ ठीक क्यों नहीं है। उन्होंने फिर वही बात कही कि ये तुम दोनों की प्रॉब्लम है, इसमें हम दखलंदाजी नहीं कर सकते। उन्होंने बात का रुख पलट दिया था और मुझसे खाने पीने की मामूली बातें शुरू कर दी थी, जैसे वो असल बात सुनना ही नहीं चाहती हों। मुझे साफ महसूस हुआ कि वो इस टॉपिक से बच रही हैं। मैंने अपनी नंद को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई, लेकिन उसका व्यवहार भी बिल्कुल ऐसा ही था। वो भी हंसकर कहने लगी कि ये तो कोई बात नहीं हुई भाभी, अभी कुछ ही दिन आपकी शादी को हुए हैं और आप अपने पति पर शक कर रही हैं। वैसे स्टार्टिंग में ऐसा होता है, जब हम नए रिश्ते से जुड़ते हैं तो हमारे दिल में अपने पार्टनर के लिए शक भी आने लगता है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे पूछना चाह रही थी कि ये कोई मामूली बात नहीं है कि उसका पति भी उसे नींद की गोली देकर सुला देता है और फिर घर में पति पत्नी के अलावा भी किसी तीसरे के मौजूद होने के सबूत मिलते हैं। एक ही सवाल बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था कि मेरा पति ये सब क्या कर रहा है, या फिर कोई और बात है, और अगर वो ये सब नहीं कर रहा तो फिर उस घर में मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। कोई भी मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। अब मेरे पास एक ही रास्ता रह गया था कि मैं किसी दिन वो गोली ना खाऊं और फिर देखूं कि आखिर घर में क्या होता है। मैं इसी सोच में थी कि एक दिन मुझे मौका मिल गया ये चेक करने का कि मेरा पति मेरी फिक्र करता है या नहीं। उस दिन वो घर पर नहीं था। मैं कमरे से बाहर आ रही थी कि अचानक मेरा पाँव फिसल गया और मैं ज़मीन पर गिर गई। मुझे दर्द तो नहीं था, लेकिन मैंने जल्दी से मौका देखकर खुद को संभालने की कोशिश नहीं की। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई और धीरे से कहा कि मुझसे उठा नहीं जा रहा। मेरे पाँव पर जोर नहीं पड़ रहा है, लगता है कि चोट लग गई है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं जानबूझकर ये सब कर रही थी ताकि मैं देख सकूं कि वो क्या करता है। वो जल्दी से मेरी तरफ आया और उसके चेहरे पर पहली बार फिक्र जैसे एक्सप्रेशन आए थे। उसने पूछा, क्या हुआ है रूपाली, ज्यादा चोट लग गई है क्या? मैंने कमजोर आवाज में कहा कि मुझे नहीं पता, बस मैं उठ नहीं पा रही हूँ। उसने कहा कि फिर तो बहुत गहरी चोट आई होगी, अब क्या करें? उसके शब्द सुनकर मैं अंदर से और भी ज्यादा ध्यान देने लगी थी। मैंने धीरे से कहा कि मुझे नहीं पता, कम से कम मुझे उठाइए तो सही। अगर वो मुझसे नफरत करता तो कभी मेरी तरफ आता ही नहीं। वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया था। उसने मुझे उठाकर गोद में लिया और बिस्तर पर ले जाकर लिटा दिया था। उसने मुझे डॉक्टर के यहाँ चलने को कहा तो मैंने उसे इनकार कर दिया था और कहा कि थोड़ी देर आराम करूंगी तो शायद ठीक हो जाऊंगी। अपने पति की इस फिक्रमंदी से ये तो क्लियर हो गया था कि वो मेरी फिक्र करता है। मैं बस खामोशी से उसकी दी हुई गोलियां खा लेती थी, उससे कोई सवाल जवाब नहीं करती थी। लेकिन ये सिलसिला अभी बंद नहीं हुआ था। दिन के समय जब मैं अपने पति के कपड़े देखती तो उन पर मुझे कहीं लिपस्टिक का निशान मिलता, तो कभी सुबह सवेरे कमरे के फर्श पर गीली मिट्टी के फुटप्रिंट मिलते। मैं चुपके चुपके रोती रहती थी। एक दिन मैंने अपनी माँ को फोन करके सब कुछ बता दिया था। मुझे उम्मीद थी कि मेरी बात सुनकर माँ कहेगी, बेटी ध्यान रखा करो, या वो मुझे कुछ तसल्ली देती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने तो मुझे डांटना शुरू कर दिया और कहने लगी कि आखिर तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हारे ससुराल वाले इतने अच्छे लोग हैं, तुम्हारा पति बहुत अच्छा है और तुम अपने पति पर ही शक कर रही हो। तुम्हें अपनी जिंदगी में प्राइवेसी चाहिए थी, अकेले घर में रहना था, तुम्हें सब कुछ मिल तो गया है, तो अब तुम्हें अपने पति से परेशानी हो रही है। कुछ भी करके अपना घर बसाओ, ऐसा ना हो कि शक की बुनियाद पर तुम अपना घर बिगाड़ लो। तुम जानती हो कि हर कोई तुमसे यही उम्मीद रखता था। शादी के बाद तुम अपना घर नहीं बसा पाओगी और अब तुम ऐसी ही हरकतें कर रही हो। आइंदा अपने पति या किसी की भी शिकायत करने के लिए मुझे फ़ोन मत करना। माँ ने इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मेरा दिल डूब गया था, सिर्फ अपने पति की फिक्रमंदी से ही।
मैं उनके कहने के मुताबिक रोज रात को गोली खा लेती थी, लेकिन मेरे सो जाने के बाद जो कुछ इस घर में होता, ये सब अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरा पति जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है। मेरी माँ मेरे पति पर इतना भरोसा कर रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी को ही घर बसाने की सलाह दी थी, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं कितनी सारी परेशानियों को फेस कर रही हूँ। मेरा पति मुझसे बात तक नहीं करता और मेरे सो जाने के बाद न जाने किसी को इस घर में बुला लेता है। मेरे पास कोई ऐसा पक्का सबूत नहीं था जो मैं सबको दिखाकर अपने पति की पोल खोल सकूं। इन छोटी छोटी चीज़ों से तो सबको यही लगता था कि मेरे दिल में शक पैदा हो रहा है, लेकिन ये शक यकीन में तभी बदल सकता था जब मेरे पास एक पक्का सबूत हो। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं इस घर में सीक्रेट कैमरास लगवाऊंगी, क्योंकि इस घर में कहीं भी कैमरे नहीं लगे हुए थे। मैंने 2 सीक्रेट कैमरा ऑनलाइन ऑर्डर किया और फिर एक कैमरे को कमरे में लगाया और दूसरे वाले को कमरे से बाहर लगा दिया और उसे अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया। अगली रात आई और अपने पति के कहने के मुताबिक मैंने फिर से वो गोली अपने मुंह में रख ली थी और उसे पानी से निगल लिया। थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ गई। आज मैं बेहोशी की नींद में नहीं, बल्कि बेफिक्री की नींद में सोई थी, क्योंकि आज सारी सच्चाई कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। अगली सुबह मैं उठी, मैंने रिकॉर्डिंग चेक की, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए और मैंने आगे ना कुछ सोचा न समझा, अपना मोबाइल लेकर सीधा अपनी ससुराल आ गई। मैंने अपनी सास के हाथ में अपना मोबाइल थमा दिया और रिकॉर्डिंग चला दी और उनसे सवाल किया कि ये सब क्या है? क्या ये दिन दिखाने के लिए आप मुझे इस घर में लेकर आई थी? क्या ये सब कुछ करने के लिए आपने अपने बेटे की शादी मेरे साथ की थी? आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी बात सुनकर पहले तो मेरी सास कहने लगी कि ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ एडिट किया गया है। मेरे बेटे के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ये वीडियो तुम्हें किसने भेजा? मैंने कहा ये कोई वीडियो नहीं है और ना ही इसे एडिट किया गया है, बल्कि ये असली कैमरे की रिकॉर्डिंग है। ये कैमरा मैंने खुद अपने हाथों से लगाया था और आज सुबह जब मैंने इसकी रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे सामने सारा सच आ गया। अभी तक मैंने अपने घर में काफ़ी सारे ऐसे सबूत देखे थे जो मेरे दिल में शक पैदा कर चुके थे। मैं चाहती तो आपके बेटे को छोड़कर जा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि शायद वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर मेरी गलतफहमी भी हो सकती है। आपको पता था कि आपका बेटा मुझे नींद की गोली देकर सुला देता है और मेरी गैर मौजूदगी में किसी लड़की को घर बुलाकर उसके साथ बातचीत करता है, उसके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आता है। कोई औरत अपने जीवन साथी को किसी दूसरी लड़की के साथ कैसे देख सकती है? आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना कहकर मैं रोने लगी थी। मेरी सास ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी कि बहू, मुझे माफ़ कर दो। तुम ठीक कह रही हो, मैं तुम्हारी दोषी हूँ, मगर क्या करूँ? मैं साथ साथ एक माँ भी हूँ। अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मुझे लगा कि मैं तुम्हें इस घर में बहू बनाकर ले आऊंगी तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की कि सच्चाई तुम्हारे सामने ना आए, मगर मैं नाकामयाब रही। मैंने रोते हुए कहा, तो अब मुझे बताइए कि वो लड़की कौन है, और आपका बेटा अगर उसके साथ रिलेशनशिप में है तो फिर आपने मेरी शादी उसके साथ क्यों करवाई? मेरी सास कहने लगी कि मेरा बेटा शेखर उस लड़की से दिलो जान से मोहब्बत करता है। वो तो उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन उसे हमने अपनी बहू नहीं बनाया। मैंने जब उस लड़की की डिटेल निकलवाई तो पता चला कि वो लड़की ठीक नहीं है, फ्रॉडी है। साल 2 साल हर लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहती है और उसे लूट कर छोड़ देती है। मैंने अपने बेटे को भी बहुत समझाया कि बेटा, इस लड़की का साथ छोड़ दो, ये लड़की तुम्हें बर्बाद कर देगी। मगर मेरे बेटे के ऊपर तो इसकी मोहब्बत का इतना ज़्यादा भूत सवार है कि उसे अपनी माँ भी दिखाई नहीं देती, अपनी माँ की कोई बात समझ नहीं आती। फिर मैंने फैसला किया कि मुझे अपने बेटे की शादी करनी है। शेखर तुमसे शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो उसी लड़की को पसंद करता था। ये तो मेरी जिद थी कि वो शादी के लिए मान गया, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया था कि आप जिस लड़की से मेरी शादी करने जा रही हो, मैं उस लड़की को पत्नी के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ रिधिमा को पसंद करता हूँ, उसके अलावा किसी और लड़की को पसंद नहीं करता। उस लड़की की हकीकत मैंने कई बार अपने बेटे के सामने लाने की कोशिश की थी, मगर मेरा बेटा मेरी बात का विश्वास ही नहीं करता था। मैंने सोचा कि उसकी ज़िंदगी में कोई समझदार और घरेलू लड़की आ जाएगी तो शायद वो ठीक हो जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें अपने बेटे के लिए चुना। उसकी शादी ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ करवा दी, मगर वो तो तुमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं था। मैंने सोचा कि मैं तुम दोनों को हनीमून पर भेज दूंगी तो तब तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता पैदा हो जाए,
मगर वहाँ जाने के बाद भी मेरा बेटा नहीं बदल सका, इसलिए मैंने तुम लोगों को नया घर गिफ्ट किया और तुम्हें वहाँ शिफ्ट करवा दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ जाने के बाद मेरा बेटा अपनी हरकतें नहीं छोड़ेगा। उसने तुम्हें रात को नींद की गोली देनी शुरू कर दी और वहाँ जाकर उसे रिधिमा से मिलने की और भी ज्यादा छूट मिल गई। मुझे माफ कर दो बहू, मुझे यही लगता था कि शादी के बाद तुम मेरे बेटे को सुधार दोगी, वो ठीक हो जाएगा। मगर मुझे ये नहीं पता था कि हकीकत एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। तुम चाहो तो मेरे बेटे को छोड़कर जा सकती हो, क्योंकि मैंने उसे उस लड़की से दूर करने का हर रास्ता अपनाकर देख लिया। मैं जानती हूँ कि एक न एक दिन वो लड़की मेरे बेटे को धोखा ज़रूर देगी और मेरा बेटा तब जाकर सीधे रास्ते पर आएगा। क्योंकि किसी भी इंसान को जब ठोकर लगती है, तभी उसे एहसास होता है वो ऐसी गलती दोबारा ना करे और आगे जो उसकी ज़िंदगी पड़ी हुई है, उसे उन गलतियों के बिना जीने की कोशिश करे जिनसे उसका नुकसान हुआ था। बेटी, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। मुझे अपने तीनों बेटों के लिए तुम्हारे जैसी ही संस्कारी और समझदार बहू की ज़रूरत है। मगर मैं क्या करूं? मगर मेरे भाग्य में शायद बहुओं को खुश रखना नहीं है। इतना कहकर मेरी सास फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं एक तरफ कोने में खड़ी रो रही थी और अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगी। मुझे अब समझ आ गया था कि मेरे पति को भले ही मेरी फिक्र थी, लेकिन उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी। वो मेरे गिरने पर मेरी फिक्र कर रहा था। वो सब सिर्फ हमदर्दी के तौर पर था। अगर मैं ये रिश्ता खत्म करके अपने मायके जाती हूँ, तो उन लोगों के मुंह हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएंगे जो पहले कहा करते थे कि ये लड़की कभी अपना घर नहीं बसा पाएगी। और अगर मैं इस घर में रहती हूँ, तो सारी जिंदगी अपने पति को दूसरी औरतों के साथ देखना पड़ेगा, जो कि शायद किसी भी औरत को पसंद नहीं होता। मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था कि मुझे कुछ भी करके उसी घर में रहना था और अपने मायके नहीं जाना था। मैंने ऐसा ही किया। मेरे पति की सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी थी। ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से ये सब बर्दाश्त कर रही थी। मेरा पति अब मुझे नींद की गोली देता, तो मैंने उससे बोल दिया था कि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है। तुम अपनी जिंदगी में जो चाहे कर सकते हो। मेरी बात सुनकर वो खुश हुआ था। उसने कहा कि चलो अच्छी बात है। मैंने तो अपनी माँ से कई बार कहा था कि वो तुम्हें सारी सच्चाई बता दें, लेकिन मेरी माँ को मदर इंडिया बनने का बहुत शौक है। अब मैं घर में खामोशी से एक कोने में पड़ी रहती थी। मैंने इस बारे में अपनी माँ या अपने घर के किसी भी सदस्य को कुछ नहीं बताया था। बस खामोशी से ऊपर वाले से प्रार्थना करती रही और हालात जैसे भी बने उनका सामना करती रही। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला आपके सब्र का फल आपको ज़रूर देता है। मेरी सास ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ था। वो लड़की पिछले 1 साल से मेरे पति के रिलेशनशिप में थी, लेकिन अब उसका मेरे पति से दिल भर गया था और उसने शेखर से अभी तक काफ़ी सारी ज्वेलरी और उसका क्रेडिट कार्ड ले लिया था। वो उसको लूट कर छोड़कर चली गई। तब जाकर मेरे पति को एहसास हुआ कि वो अपनी माँ की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर रहा था। उसको ठोकर लग चुकी थी और फिर जब उसे यह एहसास हुआ कि उसने मेरी कदर भी नहीं की, तब उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उसने मुझे कहा था कि तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वो मुझसे माफ़िया मांग रहा था। उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं रिधिमा से सच में बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मोहब्बत सिर्फ एक तरफा थी। वो मेरी मोहब्बत का फ़ायदा उठा रही थी, मुझे लूटने की तैयारी कर रही थी। मुझे माफ़ कर दो रूपाली, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं अपनी माँ से भी माफ़ी मांगूंगा। मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। मैं चाहती तो इस समय शेखर से अपनी एक एक बेवफाई और दुख का बदला ले सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था और अपनी गलती को सुधारने का एक चांस भी मांग रहा था। मैंने उसे वो चांस दे दिया। वो रिधिमा के जाने के बाद बहुत उदास रहता था। उसके दिल में मेरे लिए वो मोहब्बत नहीं आ सकती थी जो एक पति के दिल में अपनी पत्नी के लिए होती है। लेकिन मैंने उसका ख्याल रखा, उसे सहारा दिया, उसे हिम्मत दी और उसे बताया कि इस दुनिया में हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो किसी से मोहब्बत करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। मेरी इज्जत, मेरे ख्याल और मेरी वफादारी ने वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक कर दिया था। मेरा और शेखर का रिश्ता धीरे धीरे ठीक होने लगा था। भले ही हम दोनों के बीच अभी भी थोड़ी सी झिझक थी, लेकिन मेरे लिए यही काफ़ी था कि मेरा घर बस गया था। मेरा पति मुझसे बात करने लगा था। इस बड़े से घर में रहकर मुझे अकेला महसूस नहीं होता था। ये सब करना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन अब मैं जब अपने रिश्ते को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को बनाया है।
मैंने उसे सिर्फ कबूल नहीं किया बल्कि उसके साथ खड़ी रही और शायद इसीलिए उसके दिल में मेरे लिए जगह बन गई। मेरी सास ने जो फैसला किया था वो एक आजमाइश थी, यह शायद एक गलत तरीका था। उन्हें पहले अपने बेटे को थोड़ा और टाइम देना चाहिए था। इस तरह किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद करना ठीक नहीं है। इसका नतीजा हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी कभी लोग टूट जाते हैं और कभी कभी लोग एक दूसरे को जोड़ लेते हैं। हम उन दूसरे लोगों में से थे जिन्होंने टूटने के बजाय खुद को जोड़ने का रास्ता चुना था। अब हमारी जिंदगी पूरी तरह से आसान तो नहीं है, लेकिन पहले जैसी मुश्किल भी नहीं रही। अब हम एक दूसरे से बात करते हैं, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और सबसे बड़ी बात, हम एक दूसरे से भागते नहीं हैं। मैंने अपने पति को ये भी समझाया था कि हमें अभी अपने रिश्ते को वक्त देना है और अपनी जिंदगी को एक ठोस बुनियाद पर खड़ा करना है, और वो इस बात को समझ गया था। अब हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं, उसके अंदर भी सुकून आ रहा है। वो समझ गया कि इस दुनिया में किस इंसान पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। मैं उसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे मेरी मोहब्बत में डूब रहा है। मैं खुद को भी एक बेहतरीन पत्नी बनते हुए महसूस करती हूँ। हमने सीख लिया है कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों में नहीं होती बल्कि मुश्किल वक्त में साथ रहने से बनती है। हमने एक दूसरे को छोड़ा नहीं, बल्कि एक दूसरे को थाम लिया था। मैं कहती कि हमारी ज़िंदगी पूरी है, मैं ये नहीं कहती कि हमारी ज़िंदगी पूरी है, लेकिन ये ज़रूर कहती हूँ कि हम ठीक रास्ते पर हैं, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। हालात काफ़ी बेहतर हो रहे हैं और हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि जो रिश्ते टूटने के करीब हों वो संभल जाएं, वो भी सुकून पाले। हमने सीख लिया है कि ज़िंदगी में हर रिश्ता आसान नहीं होता। कुछ रिश्ते वक्त के साथ बनते हैं और वक्त के साथ ही मजबूत होते हैं। मैं चाहती तो अपने पति के धोखे पर उसे छोड़ सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और सब्र से काम लिया। मेरी सास ने जैसा कहा था कि एक न एक दिन मेरे पति को ठोकर लगेगी, और जब इंसान को ठोकर लगती है तब जाकर उसे अकल आती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।